नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है कचहरी का। कहावत है, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। लोगों की याददाश्त छोटी होती है और जीवन की आपाधापियों में कई बार बहुत जरूरी बातें हम बहुत आसानी से भूल भी जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अचानक मजाक में ये भी कह दें कि सुबह क्या खाया था ये शाम को याद नहीं रहता, तो क्या क्या याद रखें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ बातें याद रखना हमारे जिंदा होने का सबूत होना चाहिए। कुछ बातें याद रखना एक देश और राष्ट्र के रूप में हमारी जन चेतना का हिस्सा होना चाहिए। कुछ बातें अगर भुला भी दी जाएं तो उसे बार बार याद दिलाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, जब तक कि वो रगों में खून की तरह न दौड़ने लगे। ऐसी ही एक बात है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय संस्कृति में सिंदूर केवल एक रंग नहीं, वो शक्ति भी है, बलिदान का रक्त भी है, माथे का सौभाग्य भी है और रक्षा का प्रतीक भी। आज 88 घंटे के उस ऑपरेशन सिंदूर को मैं अगले 28 मिनट आपकी मेमोरी में दर्ज करूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ बातें भूलनी नहीं चाहिए। सबसे पहले भारतीय सेना का एक पोस्ट देखिए, जिसमें वीडियो के साथ हैशटैग में जस्टिस सर्व्ड लिखा है। जस्टिस सर्व्ड। ये न्याय पहलगाम के लिए था। ये न्याय छुट्टी मनाने गए उन निर्दोषों के लिए था जिनकी डेथ बॉडीज घर आई थी। यूपी, राजस्थान, अरुणाचल, कर्नाटक। हमला किसी एक राज्य पर, किसी एक क्षेत्र की जमीन पर नहीं, भारत की आत्मा पर था। और इस हमले के गुनहगारों के मुंह पर न्याय का सिंदूर भारतीय सेना ने लगाया। इस वीडियो में आगे बताया गया कि कैसे प्रिसाइज अटैक का हुनर जो केवल भारतीय जांबाजों के पास है उसे अंजाम दिया गया। कैसे हमारे पास एग्जैक्ट इनपुट्स थे आतंकवादियों की हर हरकत, उनके बंकरों पर कैसे हमारे ईंटें गिरी, कैसे हमारे रडार पर वो सब थी। आधी रात के सन्नाटे में जब दुश्मन गहरी नींद में था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन आतंकी कैंपों को शमशान बना दिया। वीडियो साफ दिखाता है कि कैसे आतंकवादियों की इस पूरी जमात को खत्म किया गया और उनके रखवालों को भी मिट्टी में मिला दिया गया जो उन्हें ट्रेनिंग और पनाह देते थे। यह ऑपरेशन गवाह है कि भारत अब आतंकवाद को उसकी जड़ में जाकर मारता है। सेना द्वारा आज जारी किया गया यह वीडियो प्रतिशोध की उस गौरव गाथा का दस्तावेज है। इसमें दिखता है प्रिसाइज अटैक का हुनर जो केवल भारतीय जाबाजों के ही पास है। और इसीलिए मैं बार बार आपको यह कह रही हूं कि यह भूलना नहीं चाहिए, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत का नया परिचय दिया। संदेश साफ है कि भारत की शांति भारत की मजबूरी नहीं है। हमने दुनिया को बताया कि हम आतंकवादियों को ट्रेस भी करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्हें टारगेट भी करेंगे। आज भारत की नीति स्पष्ट है। अब डिफेंस का मतलब केवल सीमा पर खड़े होना नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर खतरे को खत्म करना है। अब अगले 28 मिनट पे देखिए ऑपरेशन सिंदूर के उन 88 घंटों की इनसाइड स्टोरी। Identify, track and punish every terrorist and their backers. ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भारत सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का जीवन प्रमाण था, जहां पॉलिटिकल विल और मिलिट्री पावर ने आतंकियों पर एक साथ निर्णायक प्रहार किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय, साहस और सटीकता के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देना जानती हैं। यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि नया भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता,
बल्कि पक्की रणनीति, मजबूत संकल्प और पूरे सामर्थ्य के साथ दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया, जरूरत पड़ने पर भारत न तो समय देखता है और न ही कोई सीमा। भारत अपने द्वारा तय की गई समय सीमा में दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर केवल दुश्मनों पर जीत की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जहां 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति हमारे सैनिकों के साहस में बदल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं, बल्कि हमारी सैन्य शक्ति का आधार बन चुका है। स्वदेशी तकनीक, अपने संसाधनों और अपने संकल्प के बल पर भारत आज न केवल अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि दुश्मनों पर डिसाइसिव एज भी बना रहा है। भारत ने पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अनवरत आतंकी हमलों का सामना किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने अपनी राज्य नीति का एक अभिन्न हिस्सा बना रखा है। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठनों के माध्यम से भारत में हमलों के लिए लगातार आतंकवादियों को भर्ती, प्रशिक्षित एवं सुसज्जित करता रहा है। दो 2008 के मुंबई आतंकी हमले को समन्वित तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भारत की आर्थिक राजधानी को निशाना बनाया गया और कई निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया एवं संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। This is the face of terror. A 21-year-old boy from Pakistan. ये हमला लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा किया गया। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान में बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा था। भारत ने पाकिस्तान की संलिप्तता के प्रमाण विश्व के सामने प्रस्तुत किए, लेकिन पाकिस्तान ने इन आतंकियों के विरुद्ध कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान द्वारा एक स्ट्रेटेजिक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया और इस हमले को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया, जो पाकिस्तान के रक्षा और इंटेलिजेंस तंत्र का ही एक विस्तार है। आतंकी हमलावरों को भारतीय सैन्य बलों ने मार गिराया। भारत ने राजनयिक का रास्ता चुना और पाकिस्तान से संयुक्त जांच की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान की निष्क्रियता ने उसकी दोहरी नीति को उजागर कर दिया। उसी वर्ष भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी के सैन्य शिविर पर हमला किया, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए। यह हमला आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया था, जो कि भारतीय सेना पर सबसे घातक हमलों में से एक था। भारत की प्रतिक्रिया सटीक, उचित और स्पष्ट थी। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब दिया और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले ने पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया। एक आत्मघाती आतंकी ने विस्फोटकों से भरे वाहन से सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो गए। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली, जिससे सीमा पार से लगातार खतरे की फिर एक बार पुष्टि हुई। जवाबी कार्यवाही में भारत ने बालाकोट में आतंकी ढांचे को हवाई हमले करके ध्वस्त कर दिया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है, परंतु ये प्रगति पाकिस्तान के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। पाकिस्तान, जिसके कश्मीर घाटी के प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे हैं, पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के माध्यम से कश्मीर को अस्थिर रखने पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसी शत्रुतापूर्ण इरादे के तहत 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला किया गया, जो केवल एक आतंकी घटना नहीं थी। ये जम्मू और कश्मीर में प्रचलित शांति और आर्थिक विकास को बाधित करने की एक सुनियोजित साजिश थी। पाकिस्तान सेना द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी पाकिस्तान सेना की मदद से भारत में घुसे और पहलगाम में इस जघन्य और अमानवीय हमले को अंजाम दिया। Prime Minister Modi has skipped the official dinner hosted by Saudi Arabia and has decided to cut his visit short.
इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने ली, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रतिनिधि संगठन माना जाता है। पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने मार गिराया। सुलेमान उर्फे फैजल अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। अब समय आ गया था पाकिस्तान को एक संदेश देने का, एक ऐसा संदेश कि आतंक की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक संदेश कि जो लोग हिंसा को प्रायोजित करते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। और एक संदेश कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, स्पष्टता, क्षमता और अडिग संकल्प के साथ। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पीड़ा को सहा है, लेकिन इन घटनाओं ने भारत को आतंक के खिलाफ एकजुट किया है। एक प्रतिशोध की क्षमता से परिपूर्ण, दृढ़ और आवश्यकता पड़ने पर कड़े फैसले लेने वाला भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की, जिनमें जवाबी कार्यवाही के विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। माननीय रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय खुफिया एजेंसियों और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ समन्वय में स्थिति का आकलन किया और आगे की रणनीति तय की गई। जवाबी कार्यवाही पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इस कार्यवाही का सिद्धांत स्पष्ट था, केवल आतंकवादी संगठनों और उनके ठिकानों को ही निशाना बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में लक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात 9 लक्ष्यों पर हमले का फैसला लिया गया। भारतीय रक्षा बलों ने पिछले कुछ वर्षों में जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और पारस्परिक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्यास किए थे। ये सभी प्रयास इस निर्णायक समय में सहायक सिद्ध हुए। उद्देश्यों की स्पष्टता के बाद क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई। कमांडरों को पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता के तहत जवाबी कार्यवाही की तीव्रता, समय और स्थान निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। एक व्यापक एस्केलेशन मैट्रिक्स तैयार की गई ताकि हमारी कार्यवाही प्रतिक्रियात्मक न होकर संतुलित और नियंत्रित हो। एक ऐसी योजना जिसमें राजनीतिक दिशा, दुश्मन की खुफिया जानकारी और सैन्य क्षमता एक एकीकृत और समन्वित रणनीति में शामिल किए गए। भारत की साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं का इस योजना में एक अहम योगदान रहा। सक्रिय सैन्य कार्यवाही शुरू होने से पहले ही साइबर संसाधनों का उपयोग पाकिस्तान के महत्वपूर्ण तंत्रों की निगरानी के लिए किया गया। साथ ही इसरो की सहायता से अंतरिक्ष उपग्रहों एवं संसाधनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया ताकि दुश्मन के ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जा सके। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुरक्षित जॉइंट कम्युनिकेशन व्यवस्था द्वारा समर्थित जॉइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर इस समन्वित कार्यवाही का केंद्र बिंदु था। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल जैसे हथियारों की साझा तैनाती ने पारस्परिक कार्य क्षमता और समन्वय को दर्शाया। सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से एक प्रभावी एयर डिफेंस ग्रिड स्थापित किया गया, जिसमें स्वदेशी उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉजिस्टिक्स, जो कि सैन्य सफलता की बुनियाद होती है, जिसका असाधारण दक्षता से उपयोग किया गया। उपकरणों और संसाधनों को बहुत कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में एक मल्टी डोमेन अभियान था, जिसमें थल, जल और वायु के क्षेत्रों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव डोमेन का समन्वय हुआ। इन कार्यवाहियों के साथ साथ होल ऑफ नेशन अप्रोच का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने इस अभियान को आधार प्रदान किया, जिसमें नागरिक सुरक्षा और ब्लैकआउट ड्रिल्स भी शामिल थीं। माननीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय को एकजुट एवं प्रतिक्रियाशील इकाई के रूप में संगठित किया। विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय ने सुनिश्चित किया कि रक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रूप से पूर्ण समर्थन मिले। माननीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान किया।
आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रह गई। भारत ने रात 1:05 पर सटीक हमले शुरू किए। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान के भीतर 9 लक्ष्यों पर प्रहार किया गया। यह हमला 22 मिनट तक चला। लक्ष्य चयन, योजना और हमले का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि ये नॉन एस्केलेटरी रहे और आम नागरिकों को हानि न हो। इन हमलों का प्रभावशाली समुद्री तैनाती द्वारा समर्थन किया गया। भारतीय नौसेना ने पहले से ही अपनी शक्तिशाली पनडुब्बियों और कैरियर बैटल ग्रुप को तैनात कर रखा था ताकि पूर्ण सी बेस्ड डेटरेंस सुनिश्चित किया जा सके। हमलों के समाप्त होते ही भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ को सूचित किया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत केवल आतंकवादी लक्ष्यों पर प्रहार किया गया है और पाकिस्तान द्वारा किसी भी प्रकार की जवाबी सैन्य कार्यवाही को एस्केलेशन माना जाएगा तथा उसी के अनुसार जवाबी कार्यवाही की जाएगी। भारत ने आपसी बातचीत शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार किया और भारत पर सैन्य कार्यवाही की धमकी दी। लक्ष्यों का चयन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा पाकिस्तान की सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सक्रिय समर्थन के साथ वर्षों से किए गए आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। पाकिस्तान ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन अभियान शुरू कर दिए और भारत पर पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाने के झूठे आरोप लगाए ताकि वो अपनी कमियों और असफलताओं को छिपा सके। भारतीय हमले अत्यंत सफल रहे और 100 से अधिक आतंकवादियों के साथ साथ 2 आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर दिया गया। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं। The Indian Air Force has demolished all lies around Operation Sindoor, and this video shows you how terror bases were dismantled in Pakistan. भारत ने पारदर्शिता और सत्य के आधार पर प्रमाणित तथ्यों को विश्व के समक्ष रखा। मुरीदके में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के जनाजे में आतंकी सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की उपस्थिति पाकिस्तान के राज्य तंत्र और आतंकवादी संगठनों के बीच गहरे संबंध का स्पष्ट प्रमाण था। भारतीय हमलों से विचलित हुए पाकिस्तान ने सीमा पार से अविवेकपूर्ण गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी गोलीबारी में सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों के बीच कोई भेद नहीं किया गया और स्थानीय आबादी तथा उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर भी गोलाबारी की। चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया और भारतीय वायु क्षेत्र में ड्रोन भेजकर तथा सीमा पार भारी गोलीबारी करके स्थिति को और खराब कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस ग्रिड और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया। साथ ही क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विरुद्ध हमारी जवाबी कार्यवाही ने पाकिस्तान के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की हर कार्यवाही को प्रभावी रूप से विफल कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी सैन्य कार्यवाही को समाप्त करने का अवसर दिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी जारी रखी। उसने भारतीय शहरों, हवाई अड्डों, सैन्य तैनाती और प्रतिष्ठानों पर हमले किए। एक बार फिर पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों और उनकी संपत्ति को निशाना बनाया। शत्रु भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा और संतुलित जवाब दिया। असंगठित पाकिस्तानी ड्रोन कश्मीर से गुजरात तक फैले भारत के सक्रिय एयर डिफेंस ग्रिड के सामने टिक नहीं सके और कोई खास नुकसान भी नहीं पहुंचा सके। भारत के एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें लगातार निशाना बनाया।
भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी का भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने इस दौरान एक और दुस्साहसिक प्रयास किया जब उसके लड़ाकू विमान भारतीय वायु क्षेत्र के पास आने की कोशिश करने लगे। इनकी तुरंत पहचान की गई। भारत की सरफेस टू एयर मिसाइलों ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान द्वारा दागे गए हथियार और मिसाइलें भारतीय क्षेत्र में बिना फटे ही गिर गए। पाकिस्तान की लगातार आक्रामक सैन्य कार्यवाही का जवाब देने का समय आ गया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के रेडार और एयर डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी की। भारतीय वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी एयर सर्वेलेंस क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो गई। पाकिस्तानी ड्रोन लगातार भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन करते रहे। पाकिस्तान ने सैन्य और नागरिक लक्ष्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया। उसकी भारी गोलीबारी का मुख्य निशाना नागरिक ही थे। दूसरी ओर भारत ने संतुलित और विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया दी। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनका प्रयोग सीमा पार गोलीबारी के लिए किया जा रहा था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। भारतीय रणनीति का उद्देश्य पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में ऐसे मार्ग तैयार करना था जहां से प्रतिरोध न हो सके, ताकि जरूरत पड़ने पर भविष्य की सैन्य कार्यवाही में सहायता मिल सके। पाकिस्तान की सर्वेलेंस क्षमता के नुकसान ने उसकी युद्ध स्थिति का आकलन करने और प्रतिक्रिया देने की काबिलियत को कमजोर कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान पूर्ण रूप से जागरूकता विहीन हो गया था। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल अरब सागर में मुस्तैदी से तैनात थे और सी कंट्रोल सुनिश्चित कर रहे थे। नौसेना के सर्वेलेंस विमान अंतरिक्ष संसाधनों और इंटेलिजेंस नेटवर्क के सहयोग से पाकिस्तान के बंदरगाहों पर लगातार निगरानी रखे हुए थे। भारत एक समन्वित इंटेलिजेंस ग्रिड के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए था। पाकिस्तान लगातार झूठी जानकारी फैला रहा था, जिसे विश्व मीडिया द्वारा बार बार गलत साबित किया जा रहा था। इस बीच भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अल मरसूस शुरू करने की योजना बना रहा था। भारत ने किसी भी एस्केलेशन की स्थिति में जवाबी कार्यवाही के लिए तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के एयर बेसिस पर रॉकेट, ड्रोन और एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमला किया। इन सभी को भारतीय एयर डिफेंस प्रणालियों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिसके लिए प्रतिरोध रहित मार्ग पहले ही तैयार कर दिए गए थे। इस कार्यवाही के दौरान नूर खान, मुरीद, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, सक्कर और भोलारी हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया, क्योंकि इनका इस्तेमाल ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के लिए किया जाने वाला था। इन हमलों में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, यूएवी और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान नष्ट हुए। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर शत्रु के विमान को भी निशाना बनाया। ये हमले केवल टैक्टिकल प्रहार नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक संदेश थे कि भारत के पास जवाब देने की पहुंच, इरादा और क्षमता तीनों है। बोलारी एयरबेस पे ये 2 धमाके हुए हैं। वो ये सामने धमाका हुआ है। घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी पाकिस्तान इन हमलों की तीव्रता और प्रभावशीलता से स्तब्ध रह गया।
वो ऑपरेशन बनियान और मरसूस को प्रभावी रूप से शुरू भी नहीं कर सका और इसकी विफलता स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. भारतीय सैन्य सफलता ने अंततः पाकिस्तान को अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए मजबूर किया और उसने युद्ध विराम तथा बातचीत की इच्छा जताई। भारत के हवाई और जमीनी हमलों के दौरान भारतीय नौसेना के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट कराची बंदरगाह और मकरान तट पर हमले के लिए तैयार थे। इस आसन्न खतरे ने पाकिस्तान के सरकारी और सैन्य तंत्र में घबराहट पैदा कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर युद्ध विराम और वार्ता का निवेदन किया। भारत ने 10 मई को शाम 5 बजे से सैन्य कार्यवाही को विराम देने पर सहमति व्यक्त की। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकालती थी तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। We sent a message that our actions were against terrorists and not the Pakistan forces. There was exceptional coordination between the Army, Navy, Air Force and intelligence wing throughout the operations. This is a demonstration of tri-service operational synergy. भारत ने हमेशा तथ्यों पर विश्वास किया है, अतः मीडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सैन्य कार्यवाही तथा पाकिस्तान द्वारा की जा रही अनुचित गतिविधियों की जानकारी लगातार दी गई। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast. We were able to strike with precision, with minimal collateral, trying our best not to have any casualties from civilian side, and we were able to bring them to their knees in, actually speaking, one night of intensive operations. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी उपकरणों की सफलता ने भारत को रक्षा निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इसके कारण भारत में निर्मित सैन्य उपकरणों के निर्यात में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। Op Sindoor is different from all the wars India has fought up till now. The operation demonstrated the ability of Indian Armed Forces to conduct multi-domain operations, a capability created through jointness, integration, and capability building in the new domains of warfare. We dominated the enemy in all domains and dimensions of the conflict. Operation Sindoor also demonstrated superior situational awareness at every level of escalation. The battlefield transparency that the Indian forces achieved over each of its missions, their results, and what we denied to the enemy helped us to prevail on a winning note. Clear political directions, seamless coordination with other instruments of national power, and use of indigenous technologies and platforms helped us to achieve
politico-military objectives identified for the conflict. A year on, Sindoor stands as a victory of facts over false narratives and professionalism over antagonism. When India decides, India delivers decisively, responsibly, and on its own terms. पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, भारत भूलता नहीं। हिंद की सेना का शौर्य अतुलनीय है। देश के वीर सपूत बिना रुके, बिना थके, हर विषम परिस्थिति में फौलाद का सीना तानकर सरहदों की निगहबानी करते हैं। तब जाकर आप और हम चैन की नींद सोते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां दुनिया में पराक्रम अपना रखा पूरी दुनिया के सामने, वहीं इस ऑपरेशन से भारत के मॉडर्न वॉरफेयर की भी एक नई दिशा मिली, क्योंकि अब युद्ध के नियम बदल चुके हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना से नहीं जीती जाएगी। अब जंग लड़ी जाएगी साइलेंट किलर से। वो हथियार जो दिखता छोटा है लेकिन जिसका वार अचूक है। खासकर पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच छिड़े ड्रोन युद्ध ने दुनिया को एक सबक दिया है कि भविष्य की सुरक्षा ड्रोन के बिना अधूरी है। और भारत ने इस सबक को न सिर्फ समझा है बल्कि इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। आज बात उस नई शक्ति की जो सरहदों पर भारत की पहली दीवार बनेगी। 50,000 जवान और हर हाथ में एक घातक ड्रोन। कचहरी में नए भारत की इसी ड्रोन फोर्स के पराक्रम को अब पेश करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की फायर पावर कैसे बदली है? भारत ने भविष्य के युद्ध के लिए कैसी तैयारियां की हैं? कौन कौन सी पलटन मोर्चा संभालने के लिए तैयार है? क्या नई ड्रोन पावर वाला सिस्टम रेडी हो चुका है? ऐसे कई सवाल देश के लोगों के मन में कौन रहे थे। सेना के अफसर आए और तैयारियों की डिटेल साझा की। बैटरीज, you also mentioned the Ashni platoons. There are more. There is the Shaktiban regiment. You saw the Bhairavs being paraded on Kartavya Path this year on the Republic Day. Definitely these transformations are ongoing. I will not go into the specific numbers of how many of these organizations are being raised. That is an operational detail, so we will not go there. But a significant number is already being raised. यानी तैयारी जल थल नभ हर जगह की है, लेकिन सवाल है कि इसका फर्स्ट लुक कैसा होगा। इसी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई। कहा जा रहा है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने एक ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये फोर्स किसी भी सैन्य कार्रवाई में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर तैनात होगी। इसे डेटा और कॉग्निटिव वॉरफेयर फोर्स का तकनीकी सपोर्ट हासिल होगा। रिपोर्ट्स है कि इस फोर्स के लिए 50,000 सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले 3 सालों में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। अब भारत उसी क्लब में अपनी जगह मजबूत करने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के बाद अब ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बलों को भी जोड़ा जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चल रहा है? क्योंकि कुछ लेसन्स हमने
इम्बाइब किए ऑपरेशन सिंदूर से। उन लेसन्स की वजह से हमें लगा कि हमने कुछ बदलाव करने हैं अपने स्ट्रक्चर्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपनी इक्विपिंग में, तो वो एक तैयारी चल रही है। उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उस पर सोच विचार चल रहा है। एक्चुअल ट्रिगर अगर होगा और काइनेटिक एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा। सो इस हिसाब से ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको याद होगा ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और दूसरी तरफ से ईरान ने अपने कामिकाजी ड्रोन्स को अटैक के लिए भेजा था। यानी सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की कई मिसाइलों को एंगेज किया और इससे सुपर पावर को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उसकी मिसाइलें खत्म हुई वो अलग। भारत सरकार ने इस सिस्टम को, इस वॉर को क्लोजली वॉच किया और इसी को ध्यान में रखते हुए नई तैयारियों में जुट गए। हम इस इरादे से नहीं गए कि सब कुछ नेस्त नाबूद करना है, एक बेस ले लिया, एक जगह ले लिया और उसको पूरा मिट्टी में मिला देना। नहीं, हमारा आइडिया ये था टू ड्राइव होम ए मैसेज कि लुक, यू कैनॉट हाइड एनीवेयर, वी सी यू एवरीवेयर एंड वी विल रीच यू एवरीवेयर, सो दैट if you see our targeting pattern, it is some airfields, some radar sites, some command and control centers, some aircraft, some hangars. What does it indicate? It indicates a controlled, escalation. It indicates a message to the adversary that look, we can reach you at will. अब भारत को किससे खतरा है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने नए यूनिट्स और फॉर्मेशन बनाए हैं। ये देखकर बदलाव किए गए हैं कि आने वाले वक्त का युद्ध सिर्फ पारंपरिक नहीं होगा, बल्कि इसमें ड्रोन, सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम जानकारी की अहम भूमिका रहने वाली है। सेना में भैरव बटालियन बनाई गई। ये लाइट कॉम्बैट बटालियन है। इनमें पैदल सेना के अलावा आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स के भी सैनिक हैं। रुद्र ब्रिगेड में इन्फेंट्री के साथ ही आर्टिलरी और जरूरत के हिसाब से दूसरी आर्म के भी यूनिट्स हैं। छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की हर पैदल सेना बटालियन में अश्नि प्लाटून बना दी गई है। ये ड्रोन प्लाटून है। तो जब मॉडर्न वॉरफेयर की बात हो रही है तो दुनिया भारत की उस अग्नि शक्ति का भी ट्रेलर देखेगी जो सरहदों के भूगोल और युद्ध के इतिहास दोनों को बदलने वाली है। तैयारी पूरी है और मंजर बंगाल की खाड़ी का है, जहां समंदर की लहरें एक नई इबारत लिखने को बेताब है। 6 से 9 मई तक नोटम जारी हो चुका है और आसमान से लेकर समंदर तक के रास्ते खाली करा लिए गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन रक्षा गलियारों में चर्चा तेज है कि भारत अपने सबसे घातक ब्रह्मास्त्र अग्नि 6 के परीक्षण की दहलीज पर खड़ा है। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत के तरकश में एक और ब्रह्मास्त्र आने वाला है। उस ब्रह्मास्त्र की मार से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी नहीं बच सकेगा। बैटलफील्ड में नए भारत की सुपर वॉरियर अग्नि 6 आने वाली है। दुश्मन खेमे में खलबली मचाने वाली है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, दुश्मन का काल है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी आमद की चर्चाओं ने जैसे ही जोर पकड़ा, दुश्मन का कलेजा कांप उठा। सात समंदर पार तक मार करने वाली अग्नि 6 के आने के 2 सबूत देखिए, जिसने दुश्मन का माथा चकरा दिया। पहला पोस्ट डीआरडीओ का है। लिखा है डीआरडीओ अग्नि 6 के लिए तैयार है। दूसरा पोस्ट बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया गया। इसे हेडर दिया गया, अग्नि 6 महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता भारत। पोस्ट में दावा किया गया कि 10,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता और अत्याधुनिक MIRV तकनीक से लैस अग्नि 6 भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अग्नि 5 की सफलता के बाद अब चर्चा है अग्नि 6 की, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की होगी। यानी अब आधी दुनिया
भारत के निशाने पर होगी। दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। अब भारत उसी क्लब में अपनी जगह मजबूत करने जा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया दुनिया के वो 6 देश हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अग्नि सीरीज में ही भारत की मौजूदा ताकत की बात करें तो अग्नि 1 की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, अग्नि 2 की 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3000 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है और अग्नि 5 अब तक की भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर है। इसी के साथ कचहरी में आज इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।